ये एकजुटता बनी रहेगी। इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये व्यापारी जो बड़े उद्योगपति हैं ये लूटते रहेंगे। ये व्यापारी भी कुछ ही दिन के हैं। ये सब पूरे देश को बर्बाद करने का एक जो षड्यंत्र है कि देश के किसानों को भाव ना दिया जाए, इनकी जमीनें खरीदी जाए। और जो कहते थे ना कि 22 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे, वो एक षड्यंत्र था कि 22 तक ये कानून हम लागू कर देंगे और उसके बाद में इनकी जमीन खरीदना। जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, आपकी जमीन खरीद रहा है वो। ये दिल्ली में आंदोलन चल रहा कानून वापसी का। जो ए ग्रेड की मंडी थी, जो बड़ी बड़ी मंडी थी, इन मंडियों को आपको शायद पता भी होगा, इन मंडियों की जो खाली जगह है इनको बेचने का उन्हें प्रस्ताव कर दिए इनके। ये इसका कोई जरूरत नहीं इसकी नहीं है। 3 कानूनों में मंडी बाहर बन जाएगी और इन मंडी को जो आरएसएस के लोग होंगे पट्टे पे देने का पूरा तैयारी उनकी चल रही है। 1000 मीटर से 500 मीटर जगह छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ये मंडियों की पूरे ये प्लांट, इसके प्लॉट बनेंगे। इसमें छोटी छोटी चक्की, दाल उद्योग, धान उद्योग, दूसरी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के नाम पे वे किसी और को नहीं देने वाले। वे उन्हीं कोई 30 साल की लीज पे ये देंगे, जिसपे 30 साल की लीज चली गई उसके फिर 30 साल बढ़ जाए वो फिर उसी की हो जाती है। ये तो दिल्ली में आंदोलन हुआ कि ये छूटा और बिहार के अंदर इन्होंने किया है। जो बाजार समिति है वहां पे बाजार समिति मंडियों को कहते हैं, वे 2005 से 6 से वहां की बंद हैं। आज अगर उसकी हालात आप देखोगे तो किसान का माल वहां का व्यापारी खरीद ले जाता है, उसके गांव में अपनी गाड़ी लेकर जाता है, अपनी तराजू लेकर जाता है, अपना भाव लेकर जाता है और कब पैसे देगा वो भी उसी को ही पता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं पर भी माल बेच लो, मंडी में तो बिक नहीं रहा, मंडी की व्यवस्था तो सुधार नहीं रहे। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो सुधार हो नहीं रहा। बाहर हो जाएगा सुधार। मंडी के बाहर किसान, वहां का किसान वहां लेकर आएगा, वहां का वहां लेकर जाएगा और वो बाहर माल बेच लेगा। ये सब पूरे देश को बर्बाद करने का एक जो षड्यंत्र है कि देश के किसानों को भाव ना दिया जाए, इनकी जमीनें खरीदी जाए। और जो कहते थे ना कि 22 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे, वो एक षड्यंत्र था कि 22 तक ये कानून हम लागू कर देंगे और उसके बाद में इनकी जमीन खरीदना। जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, आपकी जमीन खरीद रहा है वो। सड़क के नजदीक की सब जमीनें व्यापारियों के पास में चली गई। जो करोज था, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट था, उसमें संशोधन कर दिया। फिर आज व्यापारी, जिस व्यापारी से हमने ये जमीनें छुटाई, हमारे पूर्वजों ने छुटाई, जिनसे हमने जमीनें खरीदी वापसी ली, आज वही जमीन को खरीद रहा है वापसी। महंगी जमीन किसान नहीं खरीदता। महंगी जमीन होगी तो किसान बेचेगा और कहेगा कि जमीन महंगी होगी मैं दूसरा काम करूंगा। महंगी जमीन को व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। तो जमीन महंगी हो रही है तो व्यापारी जमीन नुमा गया है। आप अपनी जमीन ना बेचे, बड़ी मेहरबानी करें, जमीन बेचने का काम ना करें। भारत सरकार कहती है कि इन्होंने हमारा जो पॉलिसी थी, जो हमारे 30 साल में जो हमारा काम होना था, वो इन्होंने लेट कर दिया। हमारा मतलब है कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों ने हमें ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, आगे बढ़ानी पड़ेगी। उनका कोई 30 और 5 और 10 साल का उनका वो नहीं है।
उनका यही कि 50, 60, 70 साल में इन किसानों से जमीन यहां से जाए, ये देश मजदूरों का देश बने, ये कॉलोनी लेबर कॉलोनी बने हिंदुस्तान, ये पूरा टारगेट इस तरह की सरकारों का है जो आज वहां पे मौजूद है। ये चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पे लगेगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए, जो लेबर होगी वो गांव से आएगी। गांव में लोग खेती में काम करते हैं, अगर खेती से डिस्टर्ब होंगे वे हटेंगे तो लेबर के काम आएंगे। और इसीलिए उन्होंने लेबर के जो कानून थे उसमें संशोधन किया। आज सस्ते में 8 और 10 और 11 हजार रुपए में लेबर उनको चाहिए, उनको मार्केट चाहिए। यहां पे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी जैसे, उनको मार्केट चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, यहां पे खाने की भी जरूरत होगी, लेकिन वो जब उनको मार्केट मिलेगी जब इस मार्केट पे, इस किसानी पे उनका कब्जा हो जाएगा। उनका अगला भी टारगेट है, जैसे ही भूमि अधिग्रहण एक्ट, जैसे ये 3 काले कानून जिसमें संशोधन करे हैं, जो कानून वापसी लिए हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला फार्मूला आएगा तो 30 साल का उनका टारगेट था कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे कब्जे में आएगी, हम 30 साल में इस जमीन पे इतने केमिकल डालेंगे कि यहां पे फिर खेती पैदा हो ही ना। और जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो अनाज उसके लिए चाहिएगा, तो अनाज भी बाहर से आएगा। यहां का बड़ा हुआ माल बाहर के कंट्री, ये चाइना के कंपटीशन में एक देश हमको मिले जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, सस्ती लेबर वहां पे मिले, तो उनको 2 चीज यहां पे मिलने वाली थी, सस्ती लेबर और बड़ी मार्केट। क्योंकि जो हमारा संगठन है अभी 73 देशों में काम करता है, हमें पूरी दुनिया की पॉलिसी का पता है कि क्या पॉलिसी उनकी चल रही। ये कहेंगे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये घोषणा पत्र में कहेंगे कि बिजली हम फ्री देंगे किसान को, और बिजली पर मीटर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिजली को प्राइवेट करके, महंगी जमीन करके, बिजली को प्राइवेट करेंगे, महंगी जमीन करेंगे, जमीन किसान बेचेगा, महंगी बिजली करेंगे, उससे किसान अपनी जमीन को बेचेगा, नया सीड बिल लेकर आएंगे, नया एक दूध की पॉलिसी लेकर आएंगे, बिजली मेंटेनेंस बिल लेकर आएंगे, तो बहुत से कानून अब आ रहे हैं। एक आ रहा है सीड बिल, बीज कानून। बीज कानून में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ही बीज बिकेगा, और जिस दिन वो आ जाएगा, सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, कभी भी ये पास कर सकते हैं उसको। वो जब आएगा, कंपनी के लोग जाएंगे, नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, बीज पुलिस बनेगी। अभी तो जो हमारे पुलिस के जवान खड़े हैं उनको भी नहीं पता होगा कि नए थाने खुलेंगे, बीज के थाने खुलेंगे। वे कंपनी के लोग इनको कहेंगे कि उस किसान ने मेरी कंपनी का बीज बोया है। अगर उस पर कागज पत्र नहीं पाएंगे तो पूरा अधिकार उस बीज कंपनी को है, और उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि बीज पे जो अधिकार है, जो बड़ी बड़ी माइको, वेंसेंटो, सेंजिन का, ये जो बड़ी कंपनियां आ रही है, जो हाइब्रिड के बाद में जीएम सीड को लेकर आ रहे हैं। अभी एक बड़ी बहस चल रही है सरसों में, क्या सरसों में, देश में सरसों की कमी है? पहले बैंगन में चली, अभी सरसों में चल रही है, और सरसों को जीएम सरसों लेकर आ रहे हैं। क्या किसी आदमी को, जो यहाँ पे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे अधिकारी भी यहाँ पे होंगे, क्या किसी को पता है कि जीएम क्रॉप्स क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है? क्या उसको भारत सरकार उसको मान्यता दे रही है? और आपने बहस उसमें जरूर सुनी होगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बीटी कॉटन की आपने जरूर सुनी होगी कि कॉटन वहां पर लगी बीटी, वो बीटी सरसों यहां पर लेकर आना चाहते हैं। और 26 जो फसलें हैं हमारी ओर, जो हमारी सब्जी तरकारी जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें 26 में लेकर आना चाहते हैं। और किसी आदमी को, आम जनता को नहीं पता कि इसका क्या नुकसान है। जितने की खल बनी और वो में गई
तो पूरे बांझपन की समस्या उसी बीटी कॉटन से आई। वो हानिकारक है, हार्मफुल है, जहरीली है, लेकिन उस फसल को वे लेकर आना चाहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें लगी हुई है। हमारा पूरा विरोध उसका है, हम पूरा विरोध उसका करते हैं और हमने कहा कि कोई भी फिल्टर हम नहीं होने देंगे। वे गेहूं पे, चावल पे, वे गेहूं का एक बीज लेकर आना चाहता था, उसका नाम था मोहन मंडप। एक गेहूं का सीड था, उसका रेट था 12,000 रुपए क्विंटल। मोहन मंडप इसलिए लगता कि मोहन कृष्ण जी का नाम भी है कि बहुत तो मोहन मंडप के हिंदुस्तान का ही होगा और इसको बीज को हम इस्तेमाल करेंगे। वो हाइब्रिड, उसका विरोध करा। गन्ने की एक प्रजाति लेकर आना चाहते थे कि वो खेतों में पॉलिथीन में, वो हाउस में बोएगी और जो कांची जो काट कर बोते हैं वो नहीं बोएगी। क्या इस तरह का गन्ने का किसान बर्बाद नहीं होगा? क्या जो हाइब्रिड आया है एक बार अगर भूगा तो दोबारा उसका सीड हम तैयार नहीं कर सकते? तो इस तरह का एक कानून लेकर आना चाहते हैं कि पूरा बीज का जो मार्केट है, जो हमारे गांव में महिलाओं के हाथों में जो मार्केट रहता था, आज उसको पूरा बर्बाद करके और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है बीज के क्षेत्र में, क्योंकि खेती को बर्बाद करना चाहते हैं। उनको कोई लगाव नहीं है। यहां पे भी बताया कि मंडी में तौल होती है, रेट होने के बाद में जो तय हो गया, और जब व्यापारियों के वहां पर जाता है तो फिर कहता है कि 3,300 रुपया मैं इसके कम दूंगा, 250 रुपये कम दूंगा। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो आके सेक्रेटरी है उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, उसको लिए आपको धरने पे बैठने पड़ेंगे, और जो अपनी विचारधारा का व्यापारी हो उससे बेचना पड़ेगा। नहीं तो आपको बाहर से लेकर आना पड़ेगा, यहां पे उसको ओपन में वो करो। ये नहीं कि आप इन्हीं के यहां पे कोई गुलाम है हम यहाँ पे। ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यहां पे चना जो क्षेत्र में होता है, गेहूं मंडी में 8-8 दिन तक लोग खड़े रहते हैं, उसकी खरीद नहीं होती। आपको ग्रुप बनाकर उनका व्यापार करना पड़ेगा, खुद ही आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 13 महीने आंदोलन चला उससे पूरी एकजुटता हुई। 13 महीने के आंदोलन में कोई भेदभाव ये नहीं रहा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का है। और जब दिल्ली का आंदोलन चला तो पंजाब के लोग जैसे जैसे आगे बढ़े, हरियाणा के लोग उनके साथ हुए, तो अलग अलग बॉर्डर पर जब लोग बैठे तो किसी की ट्रॉली आगे पीछे लगी तो कभी ये नहीं हुआ कि ये हरियाणा की ट्रॉली है, ये सिख की ट्रॉली है और इसके पीछे लगा लो वहां पर पंजाब, हम एक जगह आएंगे। उसे एकजुटता बनी, ये एकजुटता बनी रहेगी। इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे, एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये व्यापारी जो बड़े उद्योगपति हैं ये लूटते रहेंगे। ये व्यापारी भी कुछ ही दिन के हैं, क्योंकि इनसे भी बड़े आगे हैं। ये तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन जो इनसे भी बड़े आगे, जिनको जो कई सौ क्विंटल, कई हजार लाखों क्विंटल के उनका गोदाम बना रहे हैं, वे जगह जगह वे खरीदते रखते हैं। ट्रैक बन गए हैं, एक जगह से माल दूसरी जगह भिजवाने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यापारी होता है, जो बड़ा उद्योगपति होता है, उसको अगर यहां से माल भेजने में फायदा होगा तो वो काम कर लेगा, और वहां से जाने में फायदा होगा तो वो काम कर लेगा। और ये कहा गया है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, छोटराम जी कहते थे, सभी जो आंदोलनकारी लोग थे वे कहते थे कि भीखमंगे और व्यापारियों को किसी क्षेत्र से प्यार नहीं होता। अगर इस चौराहे को उसको भीख नहीं मिलेगी तो दूसरे पर चला जाएगा। यही व्यापारियों का हाल है। अगर यहां पे व्यापार उनका ठीक नहीं चला तो दूसरी जगह चला जाएगी। इनसे बच के रहना, ये आंदोलन ही आपको उससे बचाएगा। और वो कहावत भी है, जिंदा है तो आंदोलन में आ जा, और नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर ले। बगैर आंदोलन के नहीं, हमने कह दिया बिल्कुल खुला, क्योंकि ये तोड़ फोड़ वाली सरकारें हैं।
ये चोरी करती है, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ सकती है, उनके वहां चोरी कर लेगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी आदमी ने बहुत मेहनत से अपनी सरकारें बनाई, चोरी और गुंडागर्दी के दम पे और चीटिंग के दम पे उनकी सरकार तोड़ दी। क्या कोई देश में कोई कानून नहीं है, कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है? ये चीटिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो भगवा पगड़ी पहनते हो, हमने कहा कि इनकी तो भगवा ही नहीं। ये कलर भी चीटिंग करते हैं, ये तो संत महात्माओं का कलर है। इनकी तो काली टोपी है, उसका इस्तेमाल करें, उसको पहले, ये तो इनका ही नहीं। ये चोरी करते हैं, ये डरपोक हैं। आप इनके सामने डट के खड़े रहोगे तो इनकी हिम्मत नहीं। अगर जब भी आप डर जाओगे ये हमला करेंगे। ये अभी चुपचाप हैं क्योंकि दिल्ली आंदोलन के बाद में ये पीछे हटे हैं। और चुप रहने वाला आदमी और पीछे हटने वाला आदमी खतरनाक होता है। ये चुप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे, अपने आंदोलन और अपने लड़ाई की तैयारी रखो। हमने वहां पे भी घोषणा की है। कुछ लोग हमारे जेलों में बंद हैं, मुजफ्फरनगर, हापुड़, क्योंकि जरा से भी उसका मुकदमे लगा के उनकी जमानत नहीं होने देते। क्या कोर्ट कचहरी भी इन्हीं के उस पर चल रही है क्या? अगर टेनी वाले मामले में उनका लड़का बंद है तो कोर्ट कहता है कि कितनी देर तक इसको जेल में रखना पड़ेगा, तो उसे आवास। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।